ओके, अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा ग्राफ करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ व्हेन u वर्सेस v ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये तो काफी डिफिकल्ट है समझने में, आपको बाद में समझाएंगे। पहले इसको समझो कि जो मिरर्स का फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/f, वो अगर हमने इसको 1/u को अगर हमने x बना दिया और 1/v को अगर हमने y बना दिया, तो u 1/u x + y दैट इज 1/f को अगर हमने c बता दिया, 1/f को अगर हमने c बता दिया, अगर हमने 1/f को c बता दिया तो क्या आएगा, x + y = c। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा और करेगा भी। अगर c इज नॉट इक्वल टू 0, पहला केस अगर हम समझते हैं कि c अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, पहले समझो कि c इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में x + y = c दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। इस तरह का स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ जो है वो कॉनकेव मिरर किसके लिए वैलिड है भाई, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए वैलिड है। आप देख लो इससे, ओके। लेकिन इसी ग्राफ को अगर मैं ये बताऊं, इसी ग्राफ में अगर मैंने कहा c = 0, c = 0 का मतलब ये है कि y = -x, इसका मतलब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब वो u वर्सेस v का ग्राफ जो है 1/u 1/v वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास करेगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ये ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ओरिजिन से पास करता हुआ चला जाएगा, है ना। और यहां पर एंगल कितनी होगी, यहां पर एंगल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, यहां थीटा कितना होगा 135 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में ये जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए है, तो इस तरह का ग्राफ किसके लिए है, प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए है भाई, प्लेन मिरर के लिए, ओके। जिसमें हम लिखते हैं 1/u + 1/v = 0, उसमें लिखते हैं u, इसमें लिखेंगे u + v = 0, ये कॉनकेव मिरर के लिए है। और इसमें देखो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में 1/f = 0 नहीं होता है, इसीलिए ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है और कॉनकेव मिरर के लिए भी है। फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फोकल लेंथ इसमें भी अगर हम मैग्नीफाई कर, इसमें भी अगर हम समझाना चाहें, c को अगर आपने पॉजिटिव बना दिया है, c को पॉजिटिव बना रखा है, इसमें भी देखो अगर आपने c को पॉजिटिव बनाया, यहां भी c को पॉजिटिव बनाया, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, ना कि कॉनकेव मिरर के लिए। ये जो ग्राफ है एक्चुअल में किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एक्चुअल में कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, ऐसा ही कोई ग्राफ होगा जिसमें c इज नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का ग्राफ समझेंगे। एक ऐसा ग्राफ बताओ, तो हम लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें, क्या ये ऐसा ग्राफ हो सकता है, ये ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें ये जो पहला पॉइंट है x = 0 एंड y = c, तो ये निगेटिव आ रहा है, और इसमें x = c एंड y = 0, यहाँ पे c क्या है <0 आ रहा है। ये जो ग्राफ है ना, ये आपको एक्चुअली कॉनकेव का बताएगा, ये कॉनकेव का बताएगा और ये कॉन्वेक्स का बताएगा और वो प्लेन मिरर का बताएगा। तो जनरली हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, जनरली है, जनरल है, x + y + c, तो c इज नॉट इक्वल टू 0, तो ही ग्राफ सही है। और स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो एक्सटेंड करने से क्या होगा, एक्सटेंड करने से क्या होगा, एक्सटेंड करने
एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, एक्सटेंड करने की ज़रूरत कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है वो देखो, y यहाँ पे 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 कब आएगा, y इक्वल टू 0 कब आएगा, व्हेन v टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो v टेंड्स टू 0, सॉरी v टेंड्स टू इंफिनिटी, देन y इज इक्वल टू 0। अब इमेज इंफिनिटी पे है तो ये पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये पॉइंट किसके लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, ये इतना आ जाएगा, v इज इक्वल टू f आ जाएगा। जनरल केस हम लोग समझेंगे तो v इज इक्वल टू इंफिनिटी, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, उस केस में वैल्यू है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जन एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी तो हमने प्लॉट किया था 1/u वर्सेस 1/v, अब हम लोग प्लॉट करेंगे u वर्सेस v। u वर्सेस v का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और u वर्सेस v का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूटन्स के मिरर फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अगर मान लो कोई भी मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2, ये आपको दिख रहा होगा। अगर ये सही है, अगर ये सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो क्या, ये क्या कैसा डायग्राम बताएगा, ये आपको बताएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, है ना, ये बताएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब इसको समझो क्या है, मैंने अभी भी बताया था v टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हमारा v टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो v टेंड्स टू 0 तो नहीं, v टेंड्स टू f आ जाएगा। तो एक ग्राफ क्या बता रहा है, u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू 2f। इस केस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, u इज इक्वल टू v जो 45 डिग्री पे आ रहा है। उस केस में एक पॉइंट आता है जहां पे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम आ रहा है, एक ही पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू 2f। इस केस में हम लोग समझेंगे कि जब v टेंड्स टू 0, तो v टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे, v टेंड्स टू एक लिमिट है, v टेंड्स टू क्या, v टेंड्स टू f। यहां पे देखेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये 2f है और ये क्या है, f है। v टेंड्स टू f, v टेंड्स टू f, देन u टेंड्स टू क्या, यहां पे देखो u इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू 2f। यहां पे देखो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी, यहां से देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंफिनिटी पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, वो जीरो नहीं आ रहा है, वो एक लिमिट को फाउंड कर रहा है, वो एक लिमिट को फाइंड कर रहा है। वो लिमिटेड स्मॉल f, ये फोकल लेंथ तक ही लिमिटेड है, उसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा, उसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा। ओके, यहां देखिए, अब यहां चलते हैं, जैसे जैसे हम v को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे v को बढ़ाते हैं, v टेंड्स टू इंफिनिटी, देन u टेंड्स टू f, u भी f के पास आ जा रहा है। यहां से ये डिस्टेंस जो है u इज इक्वल टू f के पास आ जा रहा है। ये ग्राफ काफी सटीक है और मोस्टली कॉनकेव मिरर के लिए है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ग्राफ अगर हमने बताया न्यूटन के इस फॉर्मूले से, अगर आपने ग्राफ बताया तो ये ग्राफ आपको काफी इजी पड़ता है। इसको आप लोग आसानी से x1 x2 के वर्सेस ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आराम से समझ में आ जाएगा। ये x2 मान लो, ये x1 मान लो, इन्वर्स कर दो और f को यहाँ पे कांस्टेंट मान लो। अगर आपने x1 को बढ़ाया है ना, अगर आपने x1 को इंफिनिटी बढ़ा दिया या x2 को इंफिनिटी कर दिया है ना, तो x1 क्या होगा, टेंड्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये यहां तक सही है, इस फॉर्मूले के लिए सही है, लेकिन यहां के लिए हमें काफी सोचना पड़ेगा, काफी सोच समझ करके हमें इस ग्राफ को बताना होगा। मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। ओके,
नहीं समझ में आएगा तो बार बार आप वीडियो को देखो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा हमको भी पढ़ना है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका डिफिनीशन क्या है, पहले डिफिनीशन समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका डिफिनीशन पढ़ लिए हैं। मिरर विच कन्वर्जेस लाइट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनीशन है मेरे हिसाब से वो क्या है कि आउटर पार्ट इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, ए मिरर इन विच आउटर पार्ट इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, या नहीं तो एक ऐसा मिरर, ए मिरर इन विच आउटर पार्ट या बल्ज्ड पार्ट इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनर पार्ट इज हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। और इनर पार्ट को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है। और ये डाइवर्जिंग नेचर जो हम लोग डिफिनीशन में डालते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लाइट को डाइवर्स करता है। ये लाइट को तभी डाइवर्स करेगा, ये लाइट को तभी डाइवर्स करेगा जब ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, जब ऑब्जेक्ट रियल रहेगा। इस बात को भी समझना, क्योंकि यहाँ मैंने दो केस बताया आपको कि डाइवर्जिंग नेचर तभी आता है जब ऑब्जेक्ट रियल रहते हैं, तब जब ऑब्जेक्ट रियल रहेंगे तब। तो जनरली आप समझो कि ऑब्जेक्ट रियली हम लोग केस हैंडल करते हैं, वर्चुअल केस का हैंडल कम करते हैं, कम समझते हैं। क्लास 9-10 वाले स्टूडेंट को उतना ज़्यादा समझ नहीं रहती है तो उसको उतना नहीं बताया जाता है ना। उन्हें उतना बताया नहीं जाता है, बस उनको ये समझाया जाता है कि ऑब्जेक्ट इज रियल, देन इसका नेचर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डाइवर्जिंग नेचर होगा, लाइट को डाइवर्स करेगा। देन कॉन्वेक्स मिरर विल डाइवर्स द लाइट, जो लाइट उसके ऊपर गिरेगा उसको डाइवर्स करेगा, छितराएगा, फैलाएगा, ठीक है। एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेगा, फैलाएगा। और इसको फैलाने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ यूजेस आती है कि ऐसे ऐसे मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। वी यूज दिस टाइप ऑफ मिरर इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बहुत सारे गाड़ी ऐसी हैं, सारे गाड़ियों में रियर व्यू मिरर जो होती है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, जो पीछे आने वाले गाड़ियों को, ऑब्जेक्ट को, आदमी को, इंसान को, जानवर को, कुत्ता बिल्ली जो भी है सबको देखने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका वाइडर व्यू भी है, मैंने उस दिन बताया था वाइडर व्यू भी है, मतलब बहुत ज्यादा व्यू दे देगा, है ना। एंगल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, आंख को बहुत सारे चीज पीछे जो भी है वो दिखा सकता है, छोटे से साइज में दिखा सकता है, डिमिनिश्ड वे में उसको दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। इसके बाद स्ट्रीट लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लैंप जो होते हैं या स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें लाइट को छितराना होता है, कंसंट्रेट करना नहीं होता। तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लैंप पे हमें लाइट हो क्या करना, छितराना होता है, इसलिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेडियम लाइट, स्टेडियम लाइट में भी, स्टेडियम लैंप में भी, स्टेडियम लाइट में भी हम लोग लाइट को क्या करते हैं, छितराते हैं। रात में खेल होती है ना, तो रात में जो क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसमें भी लाइट को छितराने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। वहां भी लाइट छितराए, प्रकाश छितरा जाए, लाइट छितरा जाए, उस केस में भी हम लोग यूज करते हैं। शॉप मिरर, ये शॉप मिरर क्या है, दुकान में जो मिरर रहता है वो बहुत सारे कस्टमर्स को देखने के लिए, है ना, या बर्गलार शॉप जो रहता है उसमें भी हम लोग चोर आ रहे हैं कि कस्टमर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वाइडर व्यू देने के लिए हम वहां भी क्या करते हैं, शॉप में इन सब चीजों को यूज करते हैं। इसको हम शॉप मिरर कहते हैं। बहुत सारे दुकान में इसका यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। चलिए ये सब यूज हमने पढ़ लिया
ये मैंने 9th के स्टूडेंट को समझाओगे तो उनके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि ऑब्जेक्ट रियल है तो भाई डाइवर्जिंग नेचर होंगे, ठीक है। तो ये चीज काफी आसानी से समझ में आ जाता है, लोग इसी से डिफिनेशन लिख देते हैं। ए मिरर विच डाइवर्जेस लाइट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं, ठीक है, लेकिन लोग इसको बताते हैं गलत है। इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है कि आउटर पार्ट यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, इनर पार्ट इज हाईली पॉलिश्ड। ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जैक्ट डिफिनेशन है। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पहला केस जो 9th के स्टूडेंट भी आसानी से उनके समझ में आ जाएगा, इस चीज से भी परिचित हैं। और सबसे पहले उनको यही समझना जरूरी है, यही समझना जरूरी है, लाइफ में ऐसा होता भी है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने हो, रियल हो, तो जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट होता है। ये जो इमेज रहता है वो इरेक्ट रहता है, वर्चुअल रहता है। इरेक्ट मतलब खड़ा, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज भी खड़ा रहेगा। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या, वो इमेज रियल नहीं रहता, वर्चुअल रहता है, उसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर, सिर्फ उसको आंख देख सकता है, उसको हम स्क्रीन पे, किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, किसी स्क्रीन पे उसको हम नहीं दिखा सकते। ऐसे ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। और आजकल वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आ गया है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा, है ना। तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है कि आपको ऑनलाइन उसका कार्ड का नंबर दिखा रहता है। फिजिकल कार्ड एंड वर्चुअल कार्ड, तो फिजिकल कार्ड आपके हाथ में रहता है और वर्चुअल कार्ड वहां पे लिखा रहता है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में आता है ना, वर्चुअल डेबिट कार्ड आते हैं। तो वर्चुअल और इरेक्ट आप समझ सकते हैं, इरेक्ट का मतलब समझ में आ गया, वर्चुअल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपको डिजिटली दिया गया है, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। वर्चुअल मतलब ये होता है इमेज, इमेज ऐसा है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, मतलब वर्चुअल मतलब ऐसा तो पीछे, बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के अंदर में, मिरर के अंदर में है ना, मिरर के अंदर में है, वो दिखता है मिरर के अपोजिट साइड में, कह सकते हो इमेज बना, वर्चुअल, है ना। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, छोटा कर देना, उसको शॉर्ट कर देना। एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना, ये वर्चुअल है, ये मैंने बताया, बिहाइंड द मिरर ऑलवेज, बिहाइंड मिरर के पीछे साइड में डिमिनिश्ड भी रहेगा। ये प्रॉपर्टी काफी आसान है समझना। अगर आपके पास ऑप्शन आए पढ़ने के लिए कि कॉनकेव मिरर पहले पढ़ोगे या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे, आप पहले कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना, काफी इजी है पढ़ना। एक लाइन में आपको याद आ जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा भाई, वर्चुअल हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, एंड बिहाइंड द मिरर होगा ऑलवेज। इसमें अगर माथा पची है ही नहीं, जनरल केस है ये जनरल केस है, कॉनकेव मिरर की तरह नहीं है ये। इसीलिए मैंने पहले आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया, जो आपके समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए। ये एक बार में इसको समझ सकते हैं और काफी आसान है। ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ऑलवेज। याद हो जाएगा ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। चलिए, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी रख दो, कहीं भी रखो, कहानी यही होगी। हाँ, डिमिनिश्ड की कहानी बता सकते हैं कि लेस देन 1 और वेरी वेरी लेस देन 1। डिमिनिश्ड में एक होता है डिमिनिश्ड, एक होता है हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा और वेरी वेरी हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज सीधी सी बात है बहुत बहुत छोटा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बहुत नजदीक आ जाए तो इमेज बड़ा हो ही जाएगा। अगर रियर व्यू में आप देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो जैसे जैसे गाड़ी आपके गाड़ी के नजदीक में आ रहा है वैसे वैसे उसका इमेज भी क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आप देखते होंगे इस चीज को, तो इस चीज को समझिए। इमेज इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड होता है, बिहाइंड द मिरर ऑलवेज होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, समझ में आ रहा होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। रियल एक बार अगर ऑब्जेक्ट अगर रियल हो गया तो एक बार रिफ्लेक्शन से वर्चुअल इमेज भी नहीं बनता, है ना। डिमिनिश्ड और बिहाइंड द मिरर, ये बात समझ में आ गई। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा तब, जब हमारा ऑब्जेक्ट रियल होगा तब, ठीक है, वास्तव में होगा, उसका एग्जिस्टेंस वास्तव में होगा। ये रियल, ये हमने हाथ में पकड़ के रखा हुआ रियल है, लेकिन इसका अगर आईने में इमेज बन जाए या इसमें इमेज बन जाए, वो रियल नहीं, वो वर्चुअल। ये रियल है, हमने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, रियल है। चलिए, सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल
इस केस को ही मैं बताऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में कि इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज, अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाए तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा भाई, इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा एंड बिफोर द मिरर ऑलवेज होगा। जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, पहले बार में आपने ऑब्जेक्ट को रियल किया और ऑब्जेक्ट को ही वर्चुअल कर दो। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए, एक्चुअली 9th 10th में ही पढ़ा देना चाहिए, लेकिन बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, इसलिए उसमें ओमिट कर दिया जाता है, उसमें अवॉइड कर दिया जाता है इस टॉपिक को। अब आप 11th क्लास में आ गए हो तो आपके समझ में आ सकता है, ये 12th क्लास में हो समझ में आ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट तो दोनों केस में होंगे, रियल और वर्चुअल की कहानी है। उसमें डिमिनिश्ड था, इसमें इनलार्ज होगा और हाईली इनलार्ज होगा, दो ही होंगे, इनलार्ज एंड हाईली इनलार्ज। एंड इसमें था बिहाइंड द मिरर और इसमें क्या है, बिफोर द मिरर ऑलवेज। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हमने फाइंड किया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इफ रेज आर रिवर्स्ड, अगर रे को रिवर्स करते हैं तो रे का पाथ जो है वो रिट्रेस हो जाता है, उसको हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको अगर हमने इसमें कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट अगर रियल है, अगर किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन के साथ वर्चुअल हो जाए तो क्या होगा, तो वर्चुअल होगा तो ये कहानी होगी। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है क्वेश्चन कर सकते हैं सर, ऑब्जेक्ट ही अगर वर्चुअल हो जाए तो क्या होगा, ये कहानी आएगी। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, ये सब तो जनरली स्टूडेंट जानते हैं और अच्छे से और समझेंगे। ओके।